एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय से पढ़ रहे होंगे। सभी लोग की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए चलिए हम लोग जानना चाहते हैं कुछ फिजिकल केमिस्ट्री। जैसा कि सभी लोग का कंप्लेन आ रहा, मतलब कमेंट आ रहा था कि सर हम लोग को थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने वीडियो में चलते हैं। एटम, व्हाट इज ए एटम? एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपको लेसन मिलेगा कुछ इस तरीके से, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग इस पूरा एकदम एटम के बारे में निचोड़ पढ़ने का प्रयास करेंगे कि एटम्स को खोज कैसे हुई थी, कैसे, मतलब एकदम पूरी जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक की फिजिक्स हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, परमाणु बताया जाता है। आई होप आप लोग जानते होंगे परमाणु पदार्थ का वो छोटा छोटा कण होता है जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक, तो परमाणु के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि परमाणु, एटम्स, ठीक है, एटम्स के बारे में हम लोग जानेंगे। परमाणु पदार्थ का वो छोटा छोटा कण होता है जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक, तो परमाणु की जो खोज के बारे में सबसे पहले अल्फा रे डिसीजन दिया गया है। अल्फा रे रदरफोर्ड रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। ठीक, देखिए हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, क्योंकि इसके आधार पे हम लोग परमाणु की थोड़ा सा व्याख्या के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि परमाणु क्या होता है। और सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया कि किसी भी परमाणु पर जब उन्होंने अल्फा कोणों की बमबारी किया तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो थे वह सीधी रेखाओं में निकल जा रहे थे। कुछ अल्फा कण थे जो इस तरह से अधिक कोण पे मुड़ रहे थे और कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कि उसी मार्ग में वापस लौट आ रहे थे। तो ड्यू टू दिस फिनोमिना उन्होंने एक रिजल्ट फाइंड किया अल्फा कण। ठीक, उन्होंने फाइंड किया फर्स्ट, जैसे कि जो सीधी रेखाओं में चले जा रहे थे, जिससे सीधी रेखाओं में जा रहे थे उससे उन्होंने अनुमान लगाया कि परमाणु कुछ खोखला होता है। परमाणु को कुछ भाग क्या होता है, खोखला होता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि परमाणु में कुछ जो विक्षेपित हो रहे थे, जो कुछ मतलब अल्फा कण विक्षेपित हो रहे थे, तो उसके आधार पर उन्होंने बताया कि जैसा अल्फा कण पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हीलियम परमाणु को हम अल्फा कण बोलते हैं। जो He होता है 2He4, हीलियम कण जो होता है हमारा अल्फा कण होता है, इसमें प्लस चार्ज होता है। अगर यह अल्फा कण देख रहे हैं, अब अल्फा कण जो होता है विक्षेपित हो रहा है, दैट मीन्स बीच में कोई एक धनावेशित भाग होगा जिसके कारण से विक्षेपित हो रहा है, क्योंकि प्लस प्लस से दूर हटता है। जब ये अल्फा कण जा रहा था तो दूर हट रहा था, इसका मतलब बीच में कोई प्लस होगा। तो विक्षेपित के कारण उन्होंने बताया कोई धनावेशित भाग पाया जाता है। और कुछ जो उसी मार्ग में वापस लौट आ रहे थे, तो जो वापस लौटे हैं उसके आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि परमाणु में ठोस सूक्ष्म धनावेशित भाग पाया जाता है। कोई ठोस सूक्ष्म धनावेशित भाग पाया जाता है जिसको अल्फा कण वेध नहीं पाते, वहां से क्या होता है, रे जो होता है बैकवर्ड रिवर्स हो जाती है। तो इसी सूक्ष्म धनावेशित कण का नाम उन्होंने रख दिया नाभिक। ठीक, यानी नाभिक में पॉजिटिव ठोस मतलब धनावेशित पाया जाता है, दैट मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसकी नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, दैट्स और इसके आधार पे और इन्होंने बताया कि जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, जैसे कि फोर्स जैसे अगर ज़्यादा अगर इधर से हो रहा है तो कुछ इस प्रकार से, तो इनके बीच में जो मतलब प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण जो हो रहा है, उनके बीच में जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वह उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, दूर से जा रहा है तो कुछ प्रतिकर्षण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसके आधार पर उन्होंने 3-4 रिजल्ट निकाला। तो इसके आधार पर हम लोग परमाणु की थोड़ा सा व्याख्या कर पाते हैं आसानी से, क्योंकि मैंने परमाणु की व्याख्या न करके डायरेक्ट मैंने रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन बताने का प्रयास किया, क्योंकि इसके आधार पर ही हम परमाणु की व्याख्या आसानी से कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हमारा परमाणु होता है खोखला, धनावेशित, ठोस, बीच में सूक्ष्म भाग पाया जाता है जिसको हम नाभिक कहते हैं। इसकी जो साइज होती है
10⁻⁻10 मीटर्स पर होता है परमाणु का, और परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है जिसकी साइज 10⁻15 मीटर डायमीटर्स का होता है। ठीक, इसका जो बीच में नाभिक होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझने का प्रयास किए। अब हम लोग देखते हैं परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के बारे में बताया गया कि परमाणु एक गोलाकार, ठीक, खोखला, गोलाकार, पहला क्या हुआ, गोलाकार, खोखला, धनावेशित, सूक्ष्म, ठोस भाग पाया जाता है। संरचना के बारे में हम लोग इसके बारे में जाने, जिसके बीच में सूक्ष्म धनावेशित भाग पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, अब परमाणु के बारे में, संरचना के बारे में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पता चल गया, बट इलेक्ट्रॉन की स्थिति का सही से पता नहीं चला। तो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति के बारे में सही से पता करने के लिए सबसे पहले थॉम्सन नामक वैज्ञानिक ने, मतलब सभी वैज्ञानिकों ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको हम परमाणु मॉडल बोलते हैं। अलग सभी वैज्ञानिक, सबसे पहले जे थॉम्सन ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। तो सभी देखिए, सभी लोगों ने प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में तो स्थिति का सही से व्याख्या किया, बट इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करने के लिए थोड़ा बहुत उसमें मिस्टेक हुआ। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि परमाणु मॉडल को किस प्रकार से दिया गया, उसमें क्या गलतियां थी, किसने सुधारा, और सही परमाणु मॉडल किस प्रकार से हमारा है। तो ये रदरफोर्ड अल्फा का प्रक्रिया आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। हम लोग चलिए देखते हैं परमाणु मॉडल के बारे में। ठीक है, परमाणु मॉडल मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में सभी लोगों ने व्याख्या किया, उसके आधार पर जिसने मतलब जो प्रकार की मत दिया उसके आधार पर कुछ मॉडल प्रस्तुत किया गया, उसी को हम परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जे थॉम्सन ने अपना मॉडल दिया। जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, जैसे थॉम्सन का परमाणु मॉडल के नाम से हम लोग जानते हैं। जे थॉम्सन ने अपना परमाणु मॉडल दिया कि परमाणु जो होता है एक गोलाकार, ठीक, संरचना के बारे में सभी लोगों ने स्टेट से, परमाणु एक गोलाकार, धनावेशित, सूक्ष्म केंद्रित भाग होता है, जिसके बीच में उसका संपूर्ण द्रव्यमान संपूर्ण न्यूक्लियन जिसको बोलते हैं, दैट मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्हें बताया कि इलेक्ट्रॉन कुछ बिंदुओं पे उस प्रकार से पाए जाते हैं जिस प्रकार से कि तरबूज में उसके बीज पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने बताया कि जिस तरीके से तरबूज में उसके बीज पाए जाते हैं उस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक, इसलिए इनके मॉडल को हम तरबूज मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तरबूज मॉडल, जैसे अपने तरबूज जो हिरवाना होता है उसको अगर बीज में काटेंगे देखेंगे तो ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर की क्या होती है, बीज पाई जाती हैं। उसी तरह उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कुछ बिंदुओं पे पाया जाता है। तो इन्होंने, इनकी कमियां क्या थी, कमियां जानने का प्रयास कीजिए। कमियां इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कुछ बिंदुओं पे स्थिर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ बिंदुओं पे स्थिर हैं। जब इलेक्ट्रॉन कुछ बिंदुओं पे स्थिर है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जब स्थिर है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ कोई उसकी अभिक्रिया होगी नहीं। जब अभिक्रिया होगी नहीं तो जैसे क्या होगा, परमाणु पूरा उदासीन होगा। परमाणु हमारा इस कंडीशन में क्या होगा, उदासीन होगा। जब उदासीन नहीं होगा तो अभिक्रिया में भाग लेगा नहीं, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देख लीजिए। रदरफोर्ड ने क्या बताया, उन्होंने भी एक स्थिति तो उसी तरीके से बताई कि जो परमाणु होता है वो गोलाकार सूक्ष्म केंद्रित धनावेशित भाग होता है, जिसके बीच में उसका समझ धनावेशित भाग, दैट मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह ऊर्जा के आधार पे गति करते हैं। इस तरीके से जैसे जैसे उसकी ऊर्जा कम होती है अपने से कम वाली कक्षा में, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं।
ठीक। तो इन्होंने तो तरबूज की तरह बताया था कि इलेक्ट्रॉन कुछ बिंदु पे स्थिर होते हैं। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं कुछ बिंदुओं पे। और इन्होंने क्या बताया कि ऊर्जा के आधार पे गति करते हैं, ऊर्जा के आधार पे गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे से गति करते हैं उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर। अब इनका भी एक कमियां पाई गई, रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां पाई गई, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे उच्च ऊर्जा स्तर से गति करते हुए अगर गति करेगा तो एक ऐसी स्थिति आएगी वो घूमते घूमते क्या होगा, आकर के नाभिक में गिर जाएगा। चूंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो क्या होता है धनावेशित होते हैं, उसमें प्लस चार्ज होता है। जब वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और नाभिक क्या होगा ऋणावेशित होगा, और सॉरी इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित होगा, तो यहाँ पे धन और ऋण मिलकर क्या हो जाएंगे न्यूट्रल्स हो जाएंगे ना, प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे न्यूट्रल्स हो जाएंगे। जब न्यूट्रल्स हो जाएगा तो अपक्रिया में भाग नहीं लेगा, तो परमाणु की जो मतलब स्टेबलाइज हो जाएगा, उसका परमाणु हमारा उदासीन होगा, महत्व समाप्त हो जाएगा, या परमाणु का महत्व जो समाप्त हो जाएगा। और दूसरा एक और था, परमाणु घूमते घूमते आएगा नाभिक में गिर जाएगा तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं किया था, रदरफोर्ड ने स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं किए थे। ठीक है, इनकी ये दो कमियां पाई गई। उसके बाद परमाणु मॉडल के नेक्स्ट कड़ी में इनकी स्थिति को हटा करके बाद में अपना मॉडल दिया सोमरफील्ड ने। सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल है। सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, सोमरफील्ड ने बताया कि फर्स्ट स्थिति तो उन्होंने इस प्रकार से बताया कि परमाणु एक गोलाकार सूक्ष्म केंद्रित धनावेशित भाग पाया जाता है, ठीक, जिसके मध्य में क्या होते हैं उसका धनावेशित भाग या न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की व्याख्या इन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। अब इन्होंने बताया कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ऐसे दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। इस स्थिति में जैसे उन्होंने मतलब पृथ्वी की सूर्य के प्रति गति के आधार पर उन्होंने ये इक्वेशन दिया था कि वो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करती हैं। तो इनकी भी कुछ कमियां पाई गई या जैसे इलेक्ट्रॉन को काट रहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है काट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टच हुआ है ना, जैसे यहाँ पे है जहाँ जहाँ टच कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा सेम आवेश होगा, तो वहाँ प्रतिकर्षण लगना चाहिए। बट इनके आधार पे देखिए इलेक्ट्रॉन के बीच में काट रहे हैं, उसके पास आ रहे हैं, तो इसके आधार पे इनकी जो मॉडल्स थी वो उसको भी निरस्त कर दिया गया। बाद में बोहर का परमाणु मॉडल आता है, बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल समझिएगा। बोहर्स ने क्या बताया, बोहर्स ने फर्स्ट स्टेटमेंट तो उस तरीके से उन्होंने बताया कि परमाणु एक गोलाकार खोखला धनावेशित भाग पाया जाता है जिसका समस्त धनावेशित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में पाए जाते हैं। इस बात को तो सभी ने फर्स्ट स्टेटमेंट बताया था, बस प्रॉब्लम थी कि इलेक्ट्रॉन की सही से किसी ने व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने अपनी व्याख्या करने के लिए कुछ अलग अलग नियम दिए, मतलब 3 स्टेटमेंट के आधार पर उन्होंने बताया। पहला बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक निश्चित वृत्ताकार मार्ग पे गति करते हैं, वृत्ताकार मार्ग पे गति करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों की गति होती है इस प्रकार से एक वृत्ताकार मार्ग होता है, ठीक है। जैसे KLMN ऐसे करके हमने कक्षाएं SPDF पढ़ी हैं, SPDF ऐसे पढ़े ना, तो उन्होंने बताया कि वृत्ताकार मार्ग पे गति करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा के आधार पे गति करता है। जैसे कि किसी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वह पहली कक्षा तक रह सकता है, 2 से अधिक हो जाएगा, सही पढ़े ना, 2 8 18 32 2n स्क्वायर के रूप में इलेक्ट्रॉनों का जो समीशन होता है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, ठीक है, वह H/m
2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, P प्रोपोर्शनल टू H/2 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा के आधार पर गति करता है, जो मैंने बताया। जैसे सोडियम हो गया तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 11, तो 2 8 1, तो तीसरी कक्षा तक उसका इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है। ठीक है, इसके आधार पर उन्होंने बताया। और थर्ड इन्होंने बताया जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो ये अपनी कक्षा को छोड़कर अपने से उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षा में चले जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से ऊर्जा मिलेगी तो इसका इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वह एक्साइटेड स्टेट में होगा, उत्तेजित अवस्था में। तो उत्तेजित अवस्था में क्या करेगा, अपनी कक्षा को छोड़कर अपने से उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षा में चला जाता है, और वह वहाँ पे तभी तक रहता है जब तक कि उसे बाहर से ऊर्जा मिलती रहती है। जैसे ही ऊर्जा मिलना समाप्त होता है फिर से वो अपनी कक्षा में वापस लौट आता है। तो जो ऊर्जा होती है उसकी hν वह ऊर्जा के रूपांतरण पर डिपेंड करता है। यहाँ से न्यू इक्वल टू हम निकाल सकते हैं A2 माइनस E1/H। तो देखिए, तो हम कि मतलब थोड़ा सा उसके बारे में जानने का प्रयास किए। हम आपको उसको समझने के लिए एक बारीकी से ट्रिक बताते हैं जो कि आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आपने थॉमसन के परमाणु मॉडल में एक चीज़ समझने का प्रयास किया, तरबूज मॉडल। ठीक, ऐसे ही आप रदरफोर्ड के मॉडल को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में याद रखने के लिए देख सकते हैं। जैसे इसमें क्या इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति कर रहा है, देख रहे हैं, इस तरीके से गति कर रहा है। तो इसी तरीके से तो ये जलेबी बनाया जाता है ना। तो रदरफोर्ड क्या है, जलेबी मॉडल के आधार पर उन्होंने व्याख्या किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह बाहर से अंदर की ओर इस प्रकार से गति करते हैं। इनका भी रूल गलत था। और सोमरफील्ड देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बाद ऐसे ऐसे बनाया गया। ठीक, इस प्रकार से आकृति है। तो यह किसकी आकृति हो, इमरती का। इमरती होता है ना, ऐसे ही जो इमरती वाली मीठा होती है, कुछ इस तरीके से होता है। तो सोमरफील्ड का किससे रिलेटेड कर लीजिए, इमरती से। इस प्रकार से दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। और यह बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, आधुनिक मॉडल, हमारा आधुनिक मॉडल जो इस समय चल रहा है, इसको हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। देखिए, आपको लाइफ से रिलेटेड करके हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। वृत्ताकार मार्ग पे गोल गोल घूमते हैं। ठीक, जैसे कि इस समय जो हमारे जितने भी युवा हैं, ठीक है, वह क्या होते हैं, किसी एक ऑर्बिट के अकॉर्डिंग भी घूम रहे हैं, उनके आगे पीछे हमेशा घूमते रहते हैं निश्चित कक्षा में। ठीक है, जो थोड़ा स्ट्रेट होते हैं। दूसरा मैंने बताया वो उन्हीं कक्षाओं तक गति कर सकते हैं जहां तक वो जा सकते हैं। जैसे कि अपने लेवल तक ही वो लोग क्या करते हैं, अपने लेवल तक ही मतलब जाने का प्रयास करते हैं, अपने से अधिक लेवल वाले में नहीं जाते हैं। थर्ड मैंने बताया कि जब उसे बाहर से ऊर्जा मिलती है तो अपनी कक्षा को छोड़कर अपने से उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षा में चला जाता है। जैसे क्या होता है, अगर आपको कोई फ्रेंड्स है, अगर उसको आपसे कहीं ज़्यादा बड़ा, पैसे वाला, बढ़िया, जैसे क्या आप एग्जाम्पल्स में बताएं कि जैसे आप साइकिल से चल रहे हैं। ठीक, अगर कोई मान लीजिए कोई KTM से आ गया, BMW से आ गया, तो क्या करेगी आपकी जो फ्रेंड्स होगी ना, समझ लीजिए, वो आपको छोड़कर अपने से जो आपसे बड़े वाला रहेगा ना उसके पास चले जाएगी। तो सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, अपनी कक्षा को छोड़कर अपने से उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में चले जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने इसलिए बताया कि आपके ध्यान में याद रहे, क्योंकि आप लोगों को सही चीज़ें तो याद रहता नहीं, इसलिए ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट में अच्छी तरीके से आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये हमने परमाणु मॉडल की व्याख्या करने का प्रयास किया, जो कि आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो था मस्ट टॉपिक है आपके लिए। इसमें जैसे अभी आपने बोहर्स परिकल्पना का जो थर्ड परिकल्पना आपने पढ़ा अभी जस्ट कि जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा को छोड़कर अपने से उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षा में चला जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई नाभिक है, तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, जब इसको मतलब ऊर्जा मिलती है अपने से उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षा में चले जाते हैं, और वो वहाँ पे तब तक रहते हैं जब तक उसे बाहर से ऊर्जा मिलती है। जैसे ही ऊर्जा मिलना समाप्त होती है, वह लौट करके वापस चलना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे। तो कुछ पहली कक्षा में आते हैं, कुछ होते हैं ऐसे जो कि दूसरी कक्षा में लौट करके आते हैं। तो यहाँ पे एक सीरीज बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक सीढ़ी बन जाती है जिसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टडी भी बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टडी भी बोलते हैं। अब यह अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था। क्या, देखिए फिर समझिए, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है तो वहाँ पे बताया गया 10⁻⁻10 सेकंड तक,
10⁻10 सेकंड तक 10⁻5 सेकंड तक ही वहाँ पे रहता है। जैसे उसे ऊर्जा मिलना समाप्त होता है फिर वो अपनी कक्षा में वापस लौटने लगता है। तो वहाँ लौटने समय वहाँ पे क्या होता है, कुछ स्पेक्ट्रम कुछ बनती है, कुछ लाइनें बनती है जिसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो यह लाइनें कुछ इस प्रकार से होती हैं, जैसे हम लोग समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, n = 7, n = 8, ऐसे इन्फिनाइट तक होगा, कुछ लाइनें बन जाती हैं। तो इसमें जो बताया गया कि जो लाइनें आने लगती हैं तो वहाँ कुछ स्पेक्ट्रम श्रेणियाँ बनती हैं, जैसे जिनको हम ऐसे बोलते हैं लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन, ब्रैकेट और लास्ट फुंड। देखिए जैसे बताया गया कि जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी पहली कक्षा में वापस लौट कर आ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है अपनी पहली कक्षा में ऐसे वापस लौट करके आ जाता है, तो वहाँ पे जो स्पेक्ट्रम लाइनें बनती हैं उनको बोला जाता है लाइमन्स। चूँकि इसको सबसे पहले लाइमन नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इसलिए से हम लाइमन श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहली कक्षा में लोग वापस लौट आता है, वहाँ जो श्रेणी बनती है उसको क्या बोलते हैं, लाइमन श्रेणी बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स दूसरी कक्षा में वैसे वापस लौट होकर के आ जाता है, तो वहाँ पे जो स्पेक्ट्रम रेखाएं बनती हैं ऐसे, तो उसे हम बामर बोलते हैं, बामर श्रेणी। ठीक है, जब यह तीसरी कक्षा में वापस लौट करके आती हैं, तो वहाँ पे जो श्रेणी बनती है उसको हम पाश्चन बोलते हैं। जब यह चौथी कक्षा में वापस लौट करके आती है, तो वहाँ पे जो श्रेणी बनती है उसे हम ब्रैकेट बोलते हैं। और जब ये पांचवी कक्षा में वापस लौट करके ऐसे आती है, उसे हम फुंड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो बस सिंपलिस्ट डिफाइन है, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को मतलब बाहर से ऊर्जा मिलता है परमाणु को, तो उसका इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा को छोड़ करके अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। वो वहाँ पे तब तक रहता है जब तक उसे बाहर से ऊर्जा मिलती है, और अदरवाइज वो 10⁻⁵ सेकंड में अपनी कक्षा में वापस लौटने आता है। अगर पहली कक्षा में आ गया वहाँ जो श्रेणी बनती है उसको लाइमर, दूसरी में वापस लौट कर आ गया तो उसको बामर, तीसरी में आ गया तो पाश्चन, चौथी में आ गया तो ब्रैकेट, और पाँचवीं में आ गया तो फुंड। ठीक है, जो अभी हम इक्वेशन पढ़ रहे थे उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा = r 1/n1 - 1/n2, n1² - n2², इस तरीके से होता है। तो कोई भी है उसके लिए तरंगदैर्घ्य, जैसे लाइमन के लिए क्या होगा, n = इन्फानाइट और n2 = पहली कक्षा में वापस लौट आएगा ना, तो n1 = 1 होगा और n2 = इन्फानाइट। तो इसके लिए जो तरंगदैर्घ्य हम वैल्यू ज्ञात करें 1/r 1/1 - 1/∞, 1/∞ की वैल्यू 0, 1/λ = r। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, 1/r हो जाएगा, 1/1.07 × -। ठीक है, ऐसे इसका वेवलेंथ हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने बीच में इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।